Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Saleem and we are going to solve a question from winter 2019. This is winter 2019 attempt. It is a consolidation question. So let's see कि क्या question है ये. And let's start. To save time मैंने format सिर्फ सबसे पहले बना लिया था. आप लोगों को पता है कि जो format given है property plant and equipment है, investments goodwill में चली जाती हैं. करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जो फॉर्मेट गिवन होता है वो मैं बना लेता हूँ. ऑब्वियसली वी नीड टू ऐड एनसीआई इन इक्विटी, तो वो मैंने ऐड कर लिया. 3 वर्किंग्स हमने ओपन करनी होती हैं. वर्किंग 1 गुडविल के लिए मैंने ओपन कर ली, एंड सेकंड वर्किंग कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स की ओपन कर ली, और थर्ड वर्किंग विच इज वर्किंग टू पार्ट बी सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग की ओपन कर ली. नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रूबा लिमिटेड, टाका लिमिटेड एंड युआन लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2018. तो 3 कंपनीज हैं, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018. फाइनेंशियल्स गिवन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है कंपनीज. अदर इंफॉर्मेशन ऑन 1 Jan 2008, ऑन 1 Jan 2018 यानी कि साल के शुरू में, पहला साल, एक साल हुआ थी. RL acquired 80% shares of TL from Shrilling Limited, कोई किसी से खरीदा है हमने, तो TL को हमने 80% खरीद लिया गाइस. एट फॉलोइंग कंसिडरेशन, कैश पेमेंट ऑफ 1300 मिलियन हमने पे किया. तो हमें पता है ये जो कैश कंसिडरेशन है ये गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाएंगे हम. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन लिखना शुरू की. अब जो जो कंसिडरेशन होती है आप सबको पता है कि हमें उसे फेयर वैल्यू पे लेना होता है. तो सबसे पहली कंसिडरेशन कैश कंसिडरेशन थी, तो मैंने क्या किया, मैंने कैश कंसिडरेशन लिख दी यहाँ पे. तो ये लें जी, कैश कंसिडरेशन हमारे पास जो आ गई है दैट इज एग्जैक्टली 1300 मिलियन. चलो ये तो सीधी सीधी बात थी, इसमें तो कोई कहानी नहीं. इंपॉर्टेंट बात क्या है ये देखें ज़रा, यहाँ पे भी 1300 लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन टीएल में. इसका मतलब है ये एंट्री रिकॉर्डेड है. इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट कैश रिकॉर्डेड है. इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में हो गई, क्रेडिट कैश कैश में से माइनस हो गया. आपने सिर्फ वो 1300 उठाया और गुडविल में ले गए, ये काम हो गया. अदर कंसिडरेशंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. ट्रांसफर ऑफ आरएल्स फ्री होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 300 and 450 मिलियन रिस्पेक्टिवली. अब इसकी डबल एंट्री नहीं हुई हुई, मुझे कैसे पता चला? क्वेश्चन में बता देगा आगे, या मुझे कैसे पता चला अगर ना बताए तो. सर देखे ना, कंसिडरेशन वो 1300 भी पे कर रहा है और ये भी पे कर रहा है. तो अगर तो ये कंसिडरेशन की एंट्री हुई होती तो ये 1300 में ये अमाउंट ऐड हुई होती ना, 300 या 450 ऐड हुई होती. सिर्फ 1300 का बैलेंस शीट में होना मतलब सिर्फ कैश की कंसिडरेशन रिकॉर्ड हुई है. ओके फेयर इनफ सर, ठीक है आगे बढ़ें सर. इसके अलावा ये लिखा भी हुआ है नीचे, देखें ज़रा, लिखा हुआ है द बैंक लोन एंड द ट्रांसफर ऑफ लैंड हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय आरएल, हाउएवर द इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड बाय आरएल एंड ऑन द ड्यू डेट एंड चार्ज टू एक्सपेंस. फेयर इनफ, इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, वो चार्ज है, वो देख लेते हैं क्या है. बट द एंट्रीज हैज नॉट येट बीन पास्ड. हम जो भी कंसिडरेशंस लेते हैं, हम कंसिडरेशंस को किस पे लेते हैं? ऑब्वियसली फेयर वैल्यू पे लेते हैं. फेयर वैल्यू पे लेनी चाहिए, तो मुझे इसकी डबल एंट्री चाहिए एक. तो मैंने क्या किया, क्या ये डबल एंट्री एग्जाम में चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए. अगर आपने पास करनी हो तो कर लें आप. डेबिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, डेबिट करेंगे. क्रेडिट लैंड, लैंड की कैरिंग वैल्यू क्रेडिट कर देंगे आप. एंड द बैलेंसिंग अमाउंट वुड बी प्रॉफिट या लॉस. अब ये एंट्री आपने कितनी अमाउंट से पास करनी है? सो आंसर बड़ा सिंपल है, आपने पास करनी है फेयर वैल्यू के साथ. लैंड की फेयर वैल्यू कितनी थी? 450. तो आपने 450 यहाँ पे लिखा. अब लैंड की जो कैरिंग वैल्यू है वो आपको बुक्स में से निकालनी है. एंड व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड? तो हम लोग क्या करेंगे, 300 यहाँ पे लिख देंगे. ये ले, क्रेडिट हो गया 300. एंड द बैलेंसिंग अमाउंट इज 150 का प्रॉफिट. सो ये प्रॉफिट पेरेंट का प्रॉफिट है एंड इट शुड बी चार्ज टू. पेरेंट ने एक लैंड ट्रांसफर की है टू एक्वायर द सब्सिडरी, तो ये वर्किंग टू पार्ट ए में चली जाएगी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स में. ये लैंड को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से माइनस कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट गुडविल की कैलकुलेशन में लिख लेते हैं. सो लिख के दिखा देते हैं आपको. ये लें जी, ये अमाउंट है. कैश की कंसिडरेशन मैं बता चुका हूँ 1300 है. लैंड की कंसिडरेशन जो है वो 450 आ गई है, इधर 450 यहाँ पे आ जाएगा. और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से यू नीड टू डिडक्ट 300.
क्योंकि लैंड थी आपके पास रही नहीं, तो ये 300 आपने डिडक्ट करना। एंट्री नहीं हुई थी इसलिए पास कर रहे हैं भाई, अगर एंट्री हुई होती तो दोबारा पास करने की जरूरत नहीं थी, बड़ा सिंपल सा काम था। ओके, फेयर इनफ। अब इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज, या आप कह लें एक अजीब सी चीज जो थी, वो बैंक लोन्स थे। दैट यू आर ट्रांसफरिंग बैंक लोन, यू आर एक्चुअली टेकिंग अप अ लोन इन ऑर्डर टू बाय, इन ऑर्डर टू बाय अ सब्सिडरी। आपने एक लोन टेकअप कर लिया। सर लोन लेना भी कंसिडरेशन है ना, मैं एक लायबिलिटी टेकअप कर रहा हूँ। अब लायबिलिटी भी किस पे होनी चाहिए, जो लोन आप टेकअप कर रहे हैं वो भी किस पे होनी चाहिए, फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए। सो अ बैंक लोन पेबल बाय एसएल वाज ट्रांसफर टू आरएल। एक लोन था जो ये जिस कंपनी से हमने बाय किया, विच इज शिलिंग लिमिटेड, उसका एक लोन था। उसने कहा भाईजान अगर सब्सिडरी बाय करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपके ये लोन भी रखना पड़ेगा। तो मुझे मजबूरन लोन रखना पड़ा। सो दिस लोन जो लायबिलिटी मैंने टेकअप की है, मेरी कंसिडरेशन है। इट्स जस्ट लाइक मैंने कुछ लोन नोट्स इशू किए हैं, बिल्कुल वैसे ही है यार, मैंने एक लायबिलिटी टेकअप कर ली। मतलब द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹200 इज रीपेबल ऑन 31 दिसंबर 2022। देखें हमने लिया है जनवरी 2008 में, रीपेबल है दिसंबर 2022 में, इसका मतलब 19, 20, 21, 22, 4 साल बाद। एंड इट कैरीज इंटरेस्ट 12%। ये आपको पता नॉमिनल रेट होता है, नॉमिनल। पेबल एनुअली इन एरियज, एरियज में पे होता है। on the date of acquisition the prevailing interest rate for similar loan was 15%। acquisition date पे the market interest rate जो prevail कर रहा था वो 15% है। अब हमने ना फेयर वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखी हुई हैं IFRS 13 में डिफरेंट चीज़ों की। इस उसमें एक होती है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच ये है कि फ्यूचर में जो आपने पे करना है या जो रिसीव होना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो मार्केट रेट पे। तो यार मार्केट रेट गिवन है, ये पता है कि क्या क्या पे करना है, इसकी फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल डू अ वर्किंग। अब नाउ लेट्स सी कि मैं फेयर वैल्यू इसकी कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो सर बड़ा आसान सा काम है, देख लेते हैं जी। कितना है जी बैंक लोन 200, रेट है 12%। तो जी सर मैं इधर आ गया, एक साइड पे मैंने वर्किंग बनाई लोन की। तो ज़रा देखिएगा इस लोन कंसिडरेशन की वर्किंग क्या बनाता हूँ मैं। 200 एट 12% है फॉर 4 ईयर्स हैं, एंड आई हैव टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। तो बड़ा आसान है। ईयर 1 में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, 200 का 12%, इट विल बी 2.4 मिलियन। सिर ईयर 2 में कितना देना पड़ेगा, अगेन इट्स 24, सॉरी इट्स 24। ईयर 2 में दोबारा 24 देना पड़ेगा। ईयर 3 में दोबारा 24 इंटरेस्ट के नाम पे। ईयर 4 में दोबारा 24 देना पड़ेगा इंटरेस्ट के नाम पे। तो आपको इंटरेस्ट के नाम पे जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो क्या है, वो 24, 24 एंड 24 है। 200 का 12% विल बी 24। लास्ट डे पे आपने ये 200 भी पे करना है, तो ये टोटल आउटफ्लोज हैं। तो अगर यार मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूँ, अगर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लूँ मार्केट रेट पे, तो मेरे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना आसान सा काम था। सो मुझे क्या करना है अब, मुझे फेयर वैल्यूज लेनी है। तो बड़ा आसान सा काम ये है बच्चों कि ये जो 200 है इसके ऊपर आप डिस्काउंट फैक्टर लगा सकते हैं सीधा सीधा। ये जो है ये एनविटी लगा सकते हैं 4 ईयर्स की, एरियर्स की। सो मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने लगा हूँ। देखें ज़रा, अदरवाइज आप हर साल की लहदा प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इट वुड बी अ लेंथी प्रोसेस। तो इसलिए बेहतर तो यही है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय, अब आप लोगों ने बच्चों डिस्काउंट फैक्टर लगाना है। आसान है, क्या आसान है जी। 1.15 मार्केट रेट पे आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। 1.15 कितनी लेनी है आप लोगों ने, आपके पास 4 साल हैं तो एनविटी 4 साल की है। 1 माइनस करना है आप लोगों ने और ये आ जाएगा 0.15 दोबारा। ये लें सर, ये एनविटी फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एनविटी टेबल गिवन भी होगा, 15% पे 4 साल की एनविटी आप ले भी सकते हैं। अब ये एक वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, प्लस इसमें ये 200 जो है 200 इंटू 1.15 रेज टू पावर -4, ये 4 साल एक सिंगल कैश फ्लो, इसलिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। तो इसका जो भी आंसर आएगा, ये इसका जो भी आंसर आएगा उससे 24 मल्टीप्लाई करें, फिर 200 में 1 पॉइंट इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें, तो सर आपके पास एक फेयर वैल्यू आ जाएगी। सर कितनी फेयर वैल्यू आ जाएगी सर, प्लीज़ बताएं ज़रा।
तो फेयर वैल्यू आ गई है सर 180। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं IFRS 9 भी। IFRS 9 क्या कहता है? IFRS 9 कहता है कि यार जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ी सी अकल करनी है ज़रा। सो मैंने कहा क्या अकल करनी है यार, बता दो मुझे, मेरे अकल उकल तो भूली हुई पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि अब आपका ओपनिंग बैलेंस वुड बी 180, तो मेरी पहली जो डबल एंट्री बनेगी डेबिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगी। मैं इसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कहता हूँ, लोग इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। लोग इसे गुडविल भी कहते हैं, डेबिट गुडविल भी हो सकता है। तो ये 180 अमाउंट आ गई जी। क्रेडिट किसे करना है आप लोगों ने? लोन। तो आपने फेयर वैल्यू पे एक लोन को रिकॉर्ड कर लिया मेरे बच्चों 180 से। ये लोन बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाएगा। इसको तो मैं गुडविल में ले जाता हूँ, लेकिन अब लोन को भी तो डील कर लेना। तो लोन का जो अब इफेक्टिव रेट है वो रेट है जिसपे आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली है। तो ओपनिंग बैलेंस ईयर 1 अगर हम बात करें तो सो ओपनिंग बैलेंस इज 180। अब मेरे भाइयों फाइनेंस कॉस्ट आपने लेनी है। फाइनेंस कॉस्ट आप लेंगे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, मोटा इस कॉस्ट का टेबल बना रहा हूं मैं, 15%। ये आप लोगों की आ जाएगी फाइनेंस कॉस्ट। आगे जी फाइनेंस कॉस्ट कितनी? फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है? 27 आ रहा है भाई, 15% लगाएंगे तो। सर पे तो आप वही कर रहे हैं ना, नॉमिनल का, नॉमिनल रेट 200 का कितने परसेंट था? 200 का 12% था। तो पे आप 24 कर रहे हैं, ये लें। इसका मतलब ये है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन वुड बी, क्लोजिंग बैलेंस वही स्टार्ट पे जो 180 था, अब आपने उसको ईयर एंड पे ले आए हैं क्योंकि एक साल हो गया एक्वायर किए हुए, तो एक साल का टेबल तो बनना चाहिए। ये अमाउंट आ रही है 183 बच्चों। सो व्हाट वी नीड टू डू, अब 180 बैलेंस शीट में जाना था, लेकिन वो तो ओपनिंग है ना, मुझे ईयर एंड का वैल्यू लेके जानी है बैलेंस शीट में। तो इसको मैं ले जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एडजस्टमेंट होने के बाद। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए 27, वेरी इंपॉर्टेंट 27। लेकिन उसने एक बात लिखी थी, अगर आप लोगों को थोड़ी याद हो। नहीं याद, कोई मसला नहीं है, तो भाई याद करवाता है आपको। ये देखें जरा क्या लिखा हुआ। वो कह रहा है बैंक लोन एंड द ट्रांसफर ऑफ लैंड हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय आरएल। तो मैंने रिकॉर्ड किए दोनों। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन द लोन वाज पेड, सो अमाउंट पे हुई, पे कितनी होनी है? 24 बाय आरएल ऑन द ड्यू डेट एंड चार्ज टू एक्सपेंस, चार्ज टू एक्सपेंस, इसका मतलब है एक्सपेंस चार्ज हो गया। सो इंटरेस्टिंग कहानी थी सर। सर क्या इंटरेस्टिंग था इसमें? सर चार्ज होना चाहिए 27, कर चुके हैं वो 24। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेंस अंडर चार्ज है वो मुझे लिखना है इन पीआरएल बुक, यानी पेरेंट की बुक्स में। तो यहां से मुझे पता चला एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर चार्ज है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर चार्ज। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर चार्ज? तो अमाउंट है 3। ये अब अगर आप सोच रहे हैं डबल एंट्री क्या बनी है, तो डबल एंट्री बन चुकी है। अगर आप ये 183 लेके जा चुके हैं बैलेंस शीट में, तो डबल एंट्री बनानी है। बहुत दिल कर रहा है, एक एंट्री ये बनाई है, एक एंट्री और बना लें। ये लें इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन, एमी टेंशन ना लो, मैंने कहा तुम लोग, ये 3, ये 3, और ये एक्सपेंस जो है ये आपका पेरेंट का एक्सपेंस है, तो वर्किंग टू पार्ट ए में चला जाएगा। अब देखें ये 180 का लोन प्लस इसमें ये 3 ऐड हुआ, तो 183 ही बन रहा है। और ये देखें 183, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लें, 180 लिख लें कंसिडरेशन में, और ये 183 बैलेंस शीट में ले जाएं। दैट्स इट गाइस। ओके सर, ठीक है, पोस्टिंग करके दिखाएं ज़रा। सर पोस्टिंग भी करके दिखा देते हैं, ज़रा देखें सर कैसे पोस्टिंग करके दिखा रहे हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पे कंसिडरेशन जो एज अ लोन आपने पे की है वो आ रही है लोन, जो लोन आपने एज अ कंसिडरेशन टेकअप किया है। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ पे किया है क्योंकि आपने सेक्रीफाइस ही किया ना, पैसे तो देने ही देने, तो आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिख ली। तो 180 गाइस यहाँ पे आ गया फेयर वैल्यू ऑफ लोन कंसिडरेशन में। बैलेंस शीट में लोन लिखना है आप लोगों ने, यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दें लोन, टेंशन क्या है? 183, ये लोन का कॉलम बना हुआ है, इसी में 183 जाके लिख देते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, अगर आपको पेन थोड़ी टेंशन दे रहा है तो ये ले 183 इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस था अंडर चार्ज सर, लें सर इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर लिख लेते हैं। ये लें सर इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर चार्ज। अब ये पूरा लिख लेना आप, मेरे पास ज़रा जगह आप लोगों को पता है कम पड़ जाती है, तो मैं फिर इस तरह के पंगों में नहीं पड़ रहा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अंडर चार्ज जो था वो 3 था जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है 3 ही होगा फिर, अगर 3 याद आ रहा है हमें तो। लें ये 3 एक्सपेंस है, पेरेंट का एक्सपेंस है, तो मैंने ये चार्ज करा दिया। तो ये काम कर रहे हैं मेरे बच्चों आप। लेट्स अंडरस्टैंड कि आगे क्या एडजस्टमेंट है, आगे देख लेते हैं जी।
आगे है जी